हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम रजत जैन है। 2022 से लेकर 24 तक मैंने 3 बार आईएएस का मेंस लिखा है। ठीक है, तो और एडमेत्रे में एज ए लाइव एल्यूटर फैकल्टी, ठीक है, मेंटर मैं वर्क कर रहा हूँ। आज अग्नि परीक्षा का पहला GS3 का सेक्शनल टेस्ट है जिसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक, देखिए, सबसे पहले मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूँ हम लोग करते कैसे, हमारा सिस्टम कैसे चलता है। देखिए, सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आपको क्वेश्चन की डिमांड और वो क्या आपसे चाहता है क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, आपके पास डायमेंशंस, ठीक है, क्वेश्चन की जो कोर डायमेंशंस हैं, ठीक, कि ये पॉइंट तो मिस होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। तो हम इस प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे। ठीक, 3 लेवल पे अपन लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है कि आपने अपने नोट्स बनाए, उनको रीड किया, उनको रिवाइज किया। ठीक, उसके बाद होता है कि आपने बेसिक नोट्स बना लिए अपने, ठीक, फिर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, उनको रिवाइज करके फिर आपने लिखना चालू किया। ठीक, चलिए, तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन की डिमांड को समझेंगे। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कहना क्या चाहता है। ठीक, बेसिकली वो पूछ क्या रहा है आपसे, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। ठीक, देखिए, क्वेश्चन की डिमांड को समझने का सबसे सिंपल तरीका होता है, ठीक, सबसे पहला होता है कि क्वेश्चन का डायरेक्टिव वर्ड क्या है और क्वेश्चन के कीवर्ड्स क्या हैं। ठीक, इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन की डिमांड को समझ सकते हो। ठीक है, कीवर्ड से डिसाइड होगा क्वेश्चन के अंदर कितने सब पार्ट हैं, ठीक, कौन कौन से सब पार्ट हैं, और डायरेक्टिव वर्ड डिसाइड करके बताएगा कि क्वेश्चन के जो सब पार्ट्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहेगा और उनका वेटेज कैसे रहेगा, किस पार्ट को आपको कितना वेट देना है, कितना स्पेस देना है बेसिकली। ठीक है, उसके बेसिस पे अपन स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इम्पैक्ट कैन ग्लोबलाइजेशन हैव ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक, कीवर्ड्स क्या है क्वेश्चन के, ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक, इम्पैक्ट क्या है मेरा, इम्पैक्ट इज माय डायरेक्टिव वर्ड। ठीक, तो ये बताएगा ऑर्गेनाइजेशन और फ्लो आंसर का कैसे चलेगा। ठीक, कीवर्ड्स क्या है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, चलिए अप्रोच देखते हैं, अप्रोच क्या है उत्तर की। सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन के अंदर ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है, और कारण बताएंगे ग्लोबलाइजेशन के। अब ये कारण क्यों बताने हैं, देखिए, 8 मार्कर क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर बेसिकली 2 सब पार्ट है। ठीक, सीधा सीधा अगर देखोगे तो एक ही चीज पूछी गई है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक, अब इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो आपको ये दोनों चीजें लिखनी पड़ेगी। देयरफॉर आई सेड कि क्वेश्चन के अंदर 2 सब पार्ट है। ठीक, देखिए, अब 8 मार्क का क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर 2 सब पार्ट है। ठीक, लेकिन वैल्यू एडिशन के लिए आप क्या करेंगे, एक सब पार्ट अपनी साइड से बनाएंगे, ठीक है, और उसको डायग्राम की फॉर्म में शो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की जो थीम है, जिस चीज के अराउंड क्वेश्चन घूम रहा है, उसी से रिलेटेड आप उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करोगे अपने आंसर के अंदर। इससे 2 चीज होंगी, पहली चीज क्या होगी, आपके उत्तर के अंदर वैल्यू एडिशन होगा, और दूसरी चीज, पहला ही उत्तर आप लिखोगे कॉपी का, तो उससे क्या होगा कि आपके जो आंसर है, आंसर के अंदर मोनोटोनी ब्रेक होगी। एग्जामिनर को स्टार्टिंग से लगेगा कि हाँ बच्चा एनालिटिकल है। ठीक, एनालिसिस पार्ट इसको अच्छे से आता है, इसने फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज बताई है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब थोड़ा सा पीछे का और फिर वे फॉरवर्ड आगे का भी, दोनों चीजें आपने कवर करी हैं। ठीक, इसलिए हम करते हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमीज थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल एक्सचेंज विच इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसिटेड। बहुत अच्छा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और कोट कर देना चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की। ठीक, देखिए, जनरली जो इंट्रोडक्शंस होते हैं वो 6 से 7 तरह के इंट्रोडक्शंस होते हैं। ठीक है, 6 से 7 टाइप्स के इंट्रोडक्शन होते हैं, इसका यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा जल्दी। ठीक है, 6 से 7 तरह के इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं रेडी। डेफिनेशन बेस्ड, डेटा बेस्ड, कोट बेस्ड, कॉन्ट्रास्ट बेस्ड, इस तरीके से 6-7 प्रकार के इंट्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी क्वेश्चन के अंदर बेसिकली सोसाइटी, GS4 एंड GS2, ठीक, सोसाइटी, GS4 एंड GS2, इसके अंदर आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन के अंदर जो की टर्म दी गई है ना, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है और क्वेश्चन के अंदर जो की टर्म है आप उसको डिफाइन कर दीजिए। ठीक, इंट्रोडक्शन में वो आपका इंट्रोडक्शन सर्व हो जाएगा। ठीक है,
वैश्वीकरण, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, आप लिख सकते हो टेक्नोलॉजी, ठीक है, तथा सांस्कृतिक एक्सचेंज के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती इंटरकनेक्टेडनेस से संबंधित है, जो जटिल तथा बहुआयामी है। ठीक, इसके बाद रिजल्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन, इन ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होगा, होमोजेनाइजेशन होगा, सिविलाइजेशन का क्लैशेस होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लिखिए ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, मैं इसका लेआउट जस्ट चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, और ऐसा आप डायग्राम बनाओ और इसके अंदर 2-3 पॉइंट लिखो, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्यों जरूरी है, ठीक है, क्यों कैसे कैसे हो रहा है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वो आप यहाँ पे बताओ, क्योंकि ये GS3 का उत्तर है। ठीक, तो आप यहाँ पे डेटा पॉइंट दे सकते हो इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। चलिए, अब पॉजिटिव इंपैक्ट मैंने आपको बताया था कि आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ेगी इंपैक्ट के अंदर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक, चलिए पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, सबसे पहला पॉवर्टी रिडक्शन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉवर्टी रिड्यूस हुई। ठीक, पॉइंट के 2 चीजें होती है, देखिए, सबसे पहला होता है आर्गुमेंट को लिखना। ठीक, आपका आर्गुमेंट क्या है कि गरीबी कम हुई है, ठीक, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या था कि ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट क्या है। ठीक, वो पूछा था आपसे क्वेश्चन के कि ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट क्या है ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक, देखिए, तो आपने बताया पॉवर्टी रिड्यूस हुई है इसकी वजह से। ठीक, ये तो हो गया आपके आर्गुमेंट। अब आप बताओ इसकी रीजनिंग, इस आर्गुमेंट की रीजनिंग क्या है, डेप्थ क्या है आर्गुमेंट की, डेप्थ कैसे बताओगे, आप थ्रू का यूज करोगे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे गरीबी कम हुई है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई है, भारत के अंदर कैपिटल आया है, इस वजह से गरीबी कम हुई है, लोगों को इनकम अपॉर्चुनिटीज डाइवर्सिफाई हुई है लोगों की। ठीक है, तथा गरीबी कम हुई है। ठीक है, रोजगार के अवसर बढ़े। ठीक, फिर आपने इसको डेटा से जस्टिफाई कर दिया कि पॉवर्टी रेट इतने से इतनी रह गई आज के टाइम पे। ठीक, ड्रिवन इन पार्ट बाय लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इंक्रीज ग्लोबल ट्रेड। ठीक, तो गरीबी उन्मूलन हुआ, किस वजह से हुआ, भारत में इतनी इतनी गरीबी थी और अब इतनी इतनी रह गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, जॉब क्रिएशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। ठीक, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन मार्जिनल कम्युनिटीज। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ IT सेक्टर इन इंडिया, 4.4 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स, ठीक है, 10 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स, और ये डेटा किसका है, नेस्कॉम का। ठीक, तो जॉब बढ़ी है। ठीक, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड, आई थिंक ये पहला पॉइंट होना चाहिए था, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है कि भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। ठीक, जिनकी वजह से हुआ क्या है, इंटीग्रेशन हुआ है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में स्मॉल इंडस्ट्रीज का। ठीक, हमारी जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो ग्लोबल मार्केट से लिंक हुई हैं, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ठीक, चलिए एग्जाम्पल MSME कंट्रीब्यूशन इन टोटल एक्सपोर्ट 45%, विच इज लेस देन 40% इन अर्ली 1990s। ठीक है, आप इस डेटा को ऐसे ग्राफ में भी शो कर सकते हो कि 1990 से पहले की क्या कंडीशन थी और अब की क्या कंडीशन है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। ठीक, टेक एडवांसमेंट एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन लेड टू डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग द वल्नरेबल सेक्शंस, ये भी एक कीवर्ड है, डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ी। ठीक, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटी, टेक्नोलॉजी अच्छी अच्छी आई। ठीक, थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स, टेक ट्रांसफर एग्रीमेंट्स। ठीक, और इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटी। आपका सामान बनाने की जो लागत है, माल की लागत, ठीक, माल बनाने की लागत वो कम हुई। ठीक, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई, उसकी वजह से इंप्रूव्ड एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, स्किल तो बढ़ी होगी, क्यों, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर की सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, सर्विस सेक्टर की, IT सेक्टर की सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई, और वहां पे सब पढ़े लिखे लोग ही चाहिए हमको, जिसको सॉफ्टवेयर कंप्यूटर चलाना आता हो। ठीक, तो ये चीज है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते थे, देखिए, पॉइंट जनरेट करने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है डायमेंशंस, कि आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि मैं इकोनॉमी की बात करता हूं, ठीक, तो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट एक डायमेंशन है,
तो आप ये भी लिख सकते हो, हायर इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर। अब देखो आपका आर्ग्यूमेंट है कि इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, लेकिन ये पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे है इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर, वो भी आपको बताना पड़ेगा, मतलब इसको पॉजिटिविटी से लिंक करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, हाई इनफ्लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और यहाँ पे आप एफडीआई का डेटा बता दो कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट या फोर्थ लार्जेस्ट एफडीआई रेसिपिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक, ये एक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो डायमेंशंस के बेसिस पे यदि आपको इकोनॉमिक डायमेंशंस पता है, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो आप इजीली उस चीज को कर सकते, इजीली आप पॉइंट जनरेट कर सकते हो अपने अंदर। ठीक है, मतलब रियल टाइम में आप ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद आते हैं निगेटिव इंपैक्ट्स के ऊपर। देखिए आपको जब आंसर लिखना है तो आपको सब हेडिंग को बॉक्स कर देना है। ठीक है, उससे क्या है, एग्जामिनर को क्लियर कट ये सीटीए की तरह काम करेगा, कॉल टू एक्शन। एग्जामिनर को इजीली दिख जाएगा कि हाँ बच्चे ने सारे सब पार्ट को एड्रेस किया है, तो आप इसको बॉक्स करेंगे एक तो, ठीक, और इसको हाईलाइट करके दिखाएंगे। ठीक है, सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन, इसको पढ़ के एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने सारी चीजें एड्रेस करी है। ठीक, निगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा, उन इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक, देखिए वाइडनिंग इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, अगेन आप इसका ऐसे ही चार्ट बनाओगे कि पहले इतने थे, टॉप 1% इतनी इनकम को होल्ड करके रखते हैं भारत की। ठीक, और ये हुआ क्यों, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुआ। सॉरी, आप थ्रू लिख रहे हो ना, यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो बेनिफिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, दे आर कॉर्नर्ड बाय फ्यू इन्फ्लुएंशियल पीपल और सेक्टर। दूसरा, जॉब डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन। भाई नई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, कंप्यूटर आया, जिस काम को पहले मैनुअली 4 लोग कर रहे थे, अब कंप्यूटर एक अकेले कर ले रहा है। और कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए कितना व्यक्ति चाहिए, एक आदमी चाहिए। 4 लोगों का काम एक आदमी अकेले में कर ले रहा है। ठीक, तो इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन क्या, तो नेगेटिव इंपैक्ट है, अनइंटेंडेड कंसीक्वेंस है वो ये भी है कि जॉब डिस्प्लेसमेंट हुआ। और बेटर है कि आप लिखो जॉबलेस ग्रोथ, ग्रोथ तो हुई इकोनॉमी के अंदर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डिस्प्रोपोर्शनेटली जनरेट नहीं हो पाई, ये आप लिखेंगे। ठीक, अनइक्वल एक्सेस टू बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक, डिस्पैरिटीज रही। ठीक है, वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड का आप एग्जांपल दे सकते हो, रिसेंट में कोविड-19 का एग्जांपल इसमें चला जाएगा कि इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ी, लिबरलाइजेशन की वजह से इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ी, हमने जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन करी, तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, एक्सटर्नल शॉक्स, उनके प्रति वल्नरेबिलिटी भी भारत की बढ़ी। ठीक, ये नेगेटिव इंपैक्ट है या अनइंटेंडेड कंसीक्वेंस है। सोशल एक्सक्लूजन, क्यों, क्योंकि जो बेनिफिट्स हैं दे आर कॉर्नर्ड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स। ठीक, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। अब आपको लिखना है, आपने पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, अब आपको लिखना पड़ेगा एक बैलेंस कंक्लूजन। सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई कोट लिख दीजिए। ठीक, क्या लिख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन एक दुधारी तलवार है। ठीक, वैश्वीकरण एक दुधारी तलवार है, इसलिए इसका जो ये यूटिलाइजेशन है, फुल पोटेंशियल है, उसको हार्नेस करने के लिए रिफॉर्म्स लेने की आवश्यकता है। ठीक, सिंपल सा आप ऐसे कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएसएमई इन्वेस्टमेंट्स आर इंजन ऑफ एक्सपोर्ट्स ग्रोथ। एमएसएमई कीवर्ड, इन्वेस्टमेंट, इंजन ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोथ। ठीक है, डिस्कस, मेरा डायरेक्टिव वर्ड आया, मैं मार्क करूंगा। फिर एफर्ट्स मेड फॉर दीज सेक्टर्स थ्रू बजट 2025, एफर्ट्स मेड थ्रू बजट। ये बोल रहा है एमएसएमई तथा इन्वेस्टमेंट, दीज आर ट्विन इंजिन्स ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोथ, ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के 2 इंजन है। तो ये क्वेश्चन का हो गया कंटेक्स्ट। चलिए कंटेक्स्ट हो गया। ठीक, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, अभी तक ये नहीं पता कि पूछा क्या है, उसने बताया है पहले अपनी भूमिका क्वेश्चन ने। ठीक, फिर बोल रहा है बजट 2025 में इन क्षेत्रों के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा करें। तो जो कोर क्वेश्चन है वो ये है कि प्रयासों की आपको चर्चा करनी है। ठीक,
ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, देखिए जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है, जो क्वेश्चन की भूमिका है ये वाली, ठीक, आप इसको डायग्राम की फॉर्म में एड्रेस करेंगे। आप इसका एक डायग्राम बनाओ, ठीक है, कि एमएसएमई और इन्वेस्टमेंट ये कैसे एक्सपोर्ट इंजन है भारत की, ठीक, और उसके अंदर आप पॉजिटिव में आर्ग्यूमेंट देंगे, ठीक। उसके बाद कोर डिमांड आप स्टार्ट करोगे। डायग्राम कैसा बनाओ, ऐसा आप एक डायग्राम बना दो। यहाँ पे क्या लिख दो, एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे लिख दो एमएसएमई, यहाँ पे लिख दो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे 2-3 आर्ग्यूमेंट लिख दो इंट्रो के बाद और इसको बॉक्स कर दो। आपका हिडन डिमांड, कॉन्टेक्स्ट, भूमिका एड्रेस हो जाएगी और आधा पेज भी नहीं लगेगा। उसके तुरंत बाद आप क्या कीजिए, उसके तुरंत बाद आप स्टार्ट कर दो कोर डिमांड। कोर डिमांड क्या है, एफर्ट्स मेड फॉर दीज सेक्टर्स थ्रू बजट 2025। चलिए अप्रोच समझ लेते हैं, अप्रोच क्या है। सबसे पहले आपको इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई। ओके, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि बजट में एग्रीकल्चर को ही बोला था, है ना, कृषि है हिंदी में, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, खैर अप्रोच समझना है बेसिकली आपको, ठीक। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो एक चीज और बतानी है इंट्रोडक्शन के लिए। जब भी क्वेश्चन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा टर्मिनोलॉजी दी गई होती है, ठीक, तो आपको ट्राई करना है कि आप एक ऐसा कॉमन इंट्रोडक्शन लिखो जो दोनों चीजों को एड्रेस कर दे, ठीक, जो दोनों पार्ट को एड्रेस करे। ये केवल GS 2, 4, 3 ऐसा नहीं है, सब जगह वैलिड है, ठीक। जब भी क्वेश्चन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा कीवर्ड दिए हुए हैं, क्वेश्चन किसी भी 2 चीजों के बारे में बात कर रहा हो कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बोथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, डिस्कस। अब आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करोगे कि अकाउंटेबिलिटी को डिफाइन करोगे, दोनों को डिफाइन करोगे तो बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसा ट्राई करना है कि ये कॉमन इंट्रोडक्शन लिखो आप दोनों का, ठीक है, और आगे बढ़ जाओ, ठीक। उसके बाद इनिशिएटिव्स कौन कौन सी लिए गए हैं बजट के अंदर वो आप बताओगे, किस किस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और एमएसएमई के लिए, ठीक। ये 2 चीजें आप बताओगे, इसको 2 में तोड़ोगे, फिर कंक्लूड करोगे ओवरऑल पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। कंक्लूजन की बात करते हैं, चलिए 5 से 6 तरह के कंक्लूजन हम लोग अपने सेशंस में बताते हैं, ठीक, कि 5 से 6 प्रकार के कंक्लूजन होते हैं। कोर्ट बेस्ड, सॉल्यूशन बेस्ड, वे फॉरवर्ड ओरिएंटेड, ठीक है, और इसके अलावा गवर्नमेंट का कोई ब्रॉड विजन बहुत बड़ा, ठीक है, बैलेंस्ड अप्रोच, ये सब 5-6 तरह के कंक्लूजन होते हैं, ठीक। उसका वीडियो मैं ट्राई करता हूँ यूट्यूब पे लाने के लिए जल्दी, ठीक। तो इससे क्या होता है ना, देखिए जब आपके पास 6-7 तरह के इंट्रोडक्शंस हैं, ठीक, 5-6 तरह के कंक्लूजन है, तो 20 के 20 क्वेश्चन के अंदर आप उन सबका मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, दूसरों के मुकाबले आपके जो इंटर कंक्लूजन है दे विल बी डाइवर्सिफाइड, ठीक। मोनोटोनी नहीं लगेगी एग्जामिनर को पढ़ते टाइम आपकी कॉपी। चलिए इंट्रोडक्शन क्या है भाई, बजट 2025 underscores the pivotal role of agriculture and MSMEs as engines driving India's exports, as agriculture sector demonstrated average annual growth rate of 4.18% in past 5 years and MSME contribute 45% of exports। इन्होंने CAGR से स्टार्ट किया है। अच्छा है, आप पोटेंशियल शो कर दे रहे हो इंट्रोडक्शन के अंदर, पहले ही मैंने बताया था ना डेटाबेस इंट्रोडक्शन, लेकिन डेटा मस्ट बी कंटेक्चुअल। आपने क्या बता दिया क्वेश्चन के अंदर, आपने बता दिया कि जो एग्रीकल्चर है और एमएसएमई है इनकी CAGR कितनी कितनी रही, ठीक है, इनका कितना कितना कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में अभी चल रहा है और इनका ह्यूज पोटेंशियल है कि ये इंजन की तरह सर्व कर सकते हैं भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, ठीक। ऐसा एक डायग्राम आप भी बना दो कि भारत की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में की बास्केट क्या है, ठीक। चलिए एफर्ट्स मेड फॉर एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई थ्रू बजट, ये पूछा था तो कोर हो गया। चलिए इसके अंदर पूछा क्या था, एफर्ट्स मेड फॉर एग्रीकल्चर, 2 चीजें थी क्योंकि दोनों को अलग अलग ब्रेक करोगे आप, 8 मार्कर क्वेश्चन है, 12 उत्तर तो एक अपनी साइड से भी ऐड करते हैं, ठीक। चलिए अब बजट में कौन कौन से प्रयास किए गए हैं आप वो सारे लिखोगे, कौन कौन से। PM धन धान्य कृषि योजना, जिसका उद्देश्य क्या है, 100 डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोडक्टिविटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराना है मार्जिनल फार्मर्स को। देखिए जो क्वेश्चन जो कीवर्ड्स होते हैं ना इस तरह के, मार्जिनल फार्मर्स, अंडर डेवलप्ड एरियाज, ठीक है, रिमोट एरियाज, आपको इन सब कीवर्ड्स का यूज करना है, ठीक। लगना चाहिए कि बच्चे ने एफर्ट डालने हैं, ठीक, उत्तर के अंदर, ऐसा नहीं कि वो रट के आया था 10 स्कीम के नाम और लिख दी सारी, ठीक है, उसको लगना चाहिए। आप लिंक कीजिए एग्रीकल्चर के साथ कि एग्रीकल्चर के लिए प्रयास कैसे है, इससे क्या इनडायरेक्ट बेनिफिट होंगे, ठीक।
एनहांस क्रेडिट अवेलेबिलिटी, तो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा दिया। ठीक है। सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस, 6-year मिशन फोकसिंग ऑन पल्सेस लाइक तूर, उड़द, मसूर हैव बीन लॉन्च्ड टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट। इसी की मैं बात कर रहा था कि आपको ऐसे लिखना है पॉइंट कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। तो 6 साल का मिशन है जो पल्स पे फोकस करेगा। कॉटन प्रोडक्टिविटी का मिशन, ठीक। रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम, आपने लिख दिया एग्रीकल्चर के कौन कौन से प्रोग्राम है, ठीक है। फिर एमएसएमई के लिए कौन कौन से किए गए हैं, स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम मार्जिनल सेक्शंस, ठीक। ये आप लिख दोगे कि मार्जिनल सेक्शंस में जैसे वुमेन, एससी, एसटी, इनके जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है उनको लोन दिए जाएंगे, कोलेटरल फ्री लोन दिए जाएंगे, ठीक है। उनको सब्सिडीज दी जाएंगी, क्रेडिट सब्सिडीज दी जाएंगी, ये सब चीजें आप लिखो इसके अंदर, ठीक। रिक्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई, ठीक। क्रेडिट गारंटी फॉर स्टार्टअप, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ठीक। भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, मेजर ड्राइवर फॉर मेक इन इंडिया कैंपेन। ये सारे इनिशिएटिव्स के नाम आपने लिखे। हो सकता है आप दूसरे इनिशिएटिव के नाम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट मेक श्योर लगना चाहिए कि ये एफर्ट है एग्रीकल्चर के लिए, एमएसएमई के लिए, जो क्वेश्चन की कोर डिमांड है, ठीक। फिर आप क्या बताएंगे कि एमएसएमई सेक्टर, देखो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि ये ट्विन इंजन है एक्सपोर्ट के, एक्सपोर्ट तो उसने खुद ही पूछ लिया। आप क्या करो, एक नई डायमेंशन कंक्लूजन के अंदर लेके आओ, ठीक। नई डायमेंशन ओपन करो, लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। क्या एक्सपोर्ट्स में तो करेंगे, लेकिन इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे, सेल्फ एम्पावरमेंट भी करेंगे और सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाएंगे, ठीक। यहां पे आप ऐसा कोट कर दो कंक्लूजन के अंदर कि ये ना केवल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेंगे बल्कि भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने में भी मदद करेंगे, भारत को एसडीजी 8 प्राप्त करने में भी मदद करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक। क्योंकि एक्सपोर्ट तो उसने क्वेश्चन में दे दिया ना, आपने मेन बॉडी में भी वही बताया। यहाँ पे आप बताओ कि एक्सपोर्ट के साथ साथ और क्या बेनिफिट होगा इन एफर्ट्स का, ठीक। उससे क्या है, नई डायमेंशन खुलेगी आंसर के अंदर, वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू इनकम टैक्स बिल इन द बजट रिप्लेसिंग इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। चलिए ये क्या है, क्वेश्चन की भूमिका। चलिए भूमिका पढ़ ली। पूछ क्या रहा है, कर सुधारों पर इस पहल के संभावित प्रभावों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ दिस इनिशिएटिव ऑन टैक्स रिफॉर्म्स। डिस्कस पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन टैक्स रिफॉर्म, ठीक। चलिए क्वेश्चन के कंटेक्स्ट से शुरू करेंगे। देखो जब भी क्वेश्चन के अंदर कोई बिल के बारे में पूछता है ना, यूपीएससी में जनरली अगर आप देखोगे तो हर साल मेंस में एक क्वेश्चन बिल के ऊपर जरूर आता है। पिछले 3 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ, 22, 23, 24 तीनों साल मैंने रियल एग्जाम में अटेम्प्ट करके आया हूँ, ठीक है। हर साल एक क्वेश्चन एक्ट के ऊपर आता ही है। तो देखिए जब भी कोई बिल के ऊपर या एक्ट के ऊपर सवाल आता है और वो उसका एनालिसिस पूछता है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि इनकम टैक्स बिल क्या है, इसके प्रोविजन बता दो या ये बता दो वो बता दो, पूछा है इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, इसका एनालिसिस वाला पार्ट आपसे पूछा है, ठीक। वो आपसे एनालिसिस करवाना चाह रहा है। आप क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन के लिए उस उत्तर में उसके प्रोविजन बताएंगे। भाई आप जिस बिल की चर्चा करने जा रहे हो उसके प्रोविजन तो बता दो, एग्जामिनर को ये तो बता दो कि हाँ मुझे पता है ये बिल क्या है, इस बिल के प्रोविजन क्या क्या है। पहले आप एग्जामिनर को ये तो बता दो, ठीक। तो आप इसको बताओ, लेकिन पूछा तो नहीं है, बताओगे कैसे, डायग्राम बनाओ। आंसर की मोनोटोनी ब्रेक होगी, वैल्यू एडिशन होगा, दूसरा कोई करके नहीं आएगा, आप करके आओगे, ठीक। फिर अगेन इंपैक्ट पूछे पॉजिटिव, तो संभावित प्रभाव तो मेरे भाई दोनों तरीके से हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक। तो आप दोनों की ही चर्चा करोगे, ठीक। और उसके बाद फिर कंक्लूड करोगे वे फॉरवर्ड के ऊपर, ठीक है। देखिए एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, टैक्सेशन हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, इनके उत्तर जब आप लिखेंगे तो कंक्लूजन में आपको कमेटी का नाम लिख के आना है, ठीक। इनके उत्तर लिखते समय आपको कमेटी के नाम लिखने हैं, ठीक है। उत्तर में आपको कमेटी का नाम ठोक देना है कहीं ना कहीं कैसे भी करके, ठीक है। चलिए कंटेक्स्ट से शुरू करते हैं। क्या है कंटेक्स्ट, कि सरकार ने नया इनकम टैक्स बिल लेके आए जिसने इसको रिप्लेस किया, और ये भारत के टैक्स फ्रेमवर्क के अंदर एक बड़ा मेजर शिफ्ट है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है बेसिकली, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक। चलिए प्रोविजन क्या है बिल के वो आप बता दो।
कि कैसे कैसे बिल का इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक, मेन प्रोविजन आपने बता दिया कि नई टैक्स की जो नई टैक्सेशन पॉलिसी है उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या प्रावधान है इस बिल के। अब आते हैं पॉसिबल इंपैक्ट के ऊपर। देखो पॉसिबल इंपैक्ट क्या होगा, टैक्स घटेगा, टैक्स अमाउंट पेबल, जो टैक्स आप दे रहे हो उसकी अमाउंट घटेगी सरकार को। पहले आप मान लीजिए 30,000 रुपए 5 लाख रुपए टैक्स दे रहे थे, अब मान लो आप 2.5 लाख रुपए टैक्स दे रहे हो, 2 लाख रुपए टैक्स दे रहे हो, ठीक है, तो टैक्स की अमाउंट घटी। टैक्स की अमाउंट यदि घटेगी तो उससे क्या होगा, आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ेगी। टैक्स अमाउंट यदि घटेगी तो आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ेगी, आप खर्चा ज्यादा करोगे, कंजम्पशन लेड ग्रोथ होगी इकोनॉमी के ऊपर। तो ये पॉइंट आपको लिखने हैं, क्या होगा भाई इसकी वजह से, टैक्स की अमाउंट घटी तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कि आपके पास खर्चा करने के लिए कितना पैसा है वो बढ़ी। अब खर्चा करने के लिए पैसा ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंजम्पशन लेड ग्रोथ होगी। तो ये कीवर्ड्स आपको लिखने हैं आंसर के अंदर, ये आएंगे तभी जब आपके नोट्स में होंगे और नोट्स को आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया होगा। पॉइंट जनरेशन पे आते हैं वापस। चलिए कैसे जनरेट होंगे पॉइंट्स, देखो आपको लिस्ट बनानी है 2। सबसे पहले आपको बनानी है कीवर्ड्स की एक लिस्ट आपके पास, इकोनॉमी के सब्जेक्ट वाइज, ठीक, टॉपिक वाइज, ऐसे कीवर्ड्स की आपको लिस्ट बना लेनी है एक। ठीक, इसके अलावा क्या करना है, जो डायमेंशन है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, पेस्टल के अंदर की जो डायमेंशन है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इनके भी अंदर की जो सब डायमेंशंस है वो भी आपको अपने पास लिस्ट बना लेनी है। 100-150 कीवर्ड्स की लिस्ट बना लो प्रत्येक जीएस पेपर की। ठीक, 50-60 डायमेंशन पॉलिटी के अंदर, 50-60 इकोनॉमी के अंदर, ढूंढ ढूंढ के लाओ, पहले खुद लिखो, एआई की हेल्प लो, नोट्स की हेल्प लो, यहां से पॉइंट जनरेट होंगे। ठीक, इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं हो सकता पॉइंट का। आप डायमेंशन सिलेबस में से भी निकाल सकते हो, कीवर्ड सिलेबस में से भी निकाल सकते हो, यहीं से लेकिन पॉइंट जनरेट होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। अगेन डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी लोगों के लिए, डिस्पोजेबल इनकम रिबेट दी है सरकार ने, ठीक, सबका सारे की है, रिबेट दी, इससे भी क्या होगा, आपकी जो इनकम है टैक्स पेबल है, अमाउंट पेबल एट टैक्स, ठीक है, टैक्स के रूप में जो आप पैसा दे रहे हो वो घटेगा, वो घटेगा तो आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगी, मतलब आपको घुमा फिरा के बात वही है कि टैक्स अमाउंट घटा और आपके पास जो पैसा है वो बढ़ा। ठीक, आपको क्या लिखना है, कहीं पे लिखना है कि कंजम्पशन लेड ग्रोथ होगी, एक पॉइंट में लिख दो कि डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एक जगह लिख दो सेविंग्स बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगी तो क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो बिजनेस का एक्सपांशन होगा, बिजनेसेस फलेंगे फूलेंगे, बिजनेस एक्सपांशन होगा तो वर्चुअस साइकिल बनेगी इकोनॉमी के अंदर, वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, नई फैक्ट्रीज लगेंगी, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक, लोअरिंग द टैक्स पेबल, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ गया इतना ज्यादा, फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, आप ये मत लिखो, आप लिखो फोस्टर कंजम्पशन लेड ग्रोथ, कंजम्पशन लेड ग्रोथ। ठीक, कंजम्पशन लेड ग्रोथ थ्रू रिडक्शन इन अमाउंट पेबल एज टैक्स। ठीक, फिर क्या होगा, टैक्स कंप्लायंस थ्रू सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। भाई टैक्स बिल लेके आई सरकार, तो सरकार ये चाहती है ना कि टैक्स कंप्लायंस बढ़े, टैक्स बेस बढ़े, अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ेगा। तो ये जो कीवर्ड्स हैं इनका यूज आपको करना है अपने उत्तर के अंदर कि टैक्स बेस बढ़ेगा, और टैक्स बेस की जब बात होती है तो आप यहाँ पे कंपैरिजन दिखाओ, भारत का टैक्स बेस कितना है एज कंपेयर टू ओईसीडी, एज कंपेयर टू यूके, एज कंपेयर टू यूएस, और इसको बॉक्स कर दो, लेबल कर दो कि इस चीज का डायग्राम है। ठीक, अर्थव्यवस्था के अंदर जीएस3 के अंदर जब तक आप इस तरह के ग्राफ नहीं बनाओगे एग्जामिनर विल नॉट अवॉर्ड मार्क्स, बनाने ही पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन ऑन कॉर्पोरेशन टैक्स के अंदर भी बेनिफिट होगा। ठीक, नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, रेवेन्यू लॉसेस टू गवर्नमेंट थ्रू टैक्स एक्सपेंडिचर,
यदि आप इसके अंदर टैक्स एक्सपेंडिचर वर्ड का यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको आधा मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। टैक्स एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे सरकार के। टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ये टेक्निकल और स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं बेसिकली। स्पेसिफिक पॉइंट जो हम बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक आर्गुमेंट्स क्या है, दीज आर ऑर्गेनिक आर्गुमेंट्स, दीज आर स्पेसिफिक पॉइंट कि रेवेन्यू लॉस होंगे थ्रू टैक्स एक्सपेंडिचर, एनहांस टैक्स एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का। ठीक, फिजिकल डेफिसिट बढ़ने के खतरा, कुछ कुछ सेक्टर के ऊपर हो सकता है नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, और चैलेंजेस होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक, क्यों? एम्बिग्युइटी क्रिएट हो सकती है। भाई लॉ का जो सिंपल सा पॉइंट है, एम्बिग्युइटी का तो आप डाल ही सकते हो किसी भी लॉ के अंदर, किसी भी एक्ट के अंदर। ठीक है, कि वेगली वर्डेड है प्रोविजन। ठीक है, एम्बिग्युइटी क्रिएट हो सकती है। अचानक से नई रिजीम पे शिफ्ट होना लोगों के लिए इनकन्वीनियंट हो सकता है, जैसे जीएसटी के अंदर हुआ। अर्थव्यवस्था के अंदर जब बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए जाते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। ठीक, इस तरह के पॉइंट आप लिखेंगे। और कंक्लूजन में क्या लिखोगे? चेलिया कमेटी, कमेटी के नाम पे आप कंक्लूड कर दोगे। ठीक, चलिए ये समझ में आया? क्लियर कट है? सार इसमें भी वही है, क्वेश्चन की जो स्पेसिफिक कीवर्ड है। यदि टैक्सेशन का कोई सवाल है, फिस्कल पॉलिसी का कोई सवाल है, ठीक, उसके अंदर टैक्स बेस, टैक्स टू जीडीपी रेशो, टैक्स इलास्टिसिटी, टैक्स ब्यूएंसी, इस तरह की कीवर्ड्स नहीं होंगे तब तक वो उत्तर नहीं लगेगा कि स्पेसिफिक आंसर है। तो आपको ये जो कीवर्ड्स हैं, टैक्स ब्यूएंसी, टैक्स बेस, टैक्स इलास्टिसिटी, इस तरह के शब्दों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कारण है बुंदेलखंड और पूर्वांचल में आर्थिक पिछड़ेपन के? मुख्य कारण कौन कौन से हैं, इन पर चर्चा करें। विकास के क्षेत्र में, विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए हाल ही में किए गए प्रयासों पर चर्चा कीजिए तथा आगे का रास्ता सुझाइए। क्वेश्चन के अंदर भूमिका तो नहीं है, सिंपल क्या है? पिछड़ेपन के मुख्य कारण, पहली डिमांड। दूसरी, समानताओं को प्रयासों पर चर्चा, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के प्रयास कौन कौन से गवर्नमेंट ने लिए हैं, उन पर चर्चा कीजिए, मतलब आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। और आगे का रास्ता, तीसरी डिमांड। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन आपने किया नीति आयोग की रिपोर्ट से कि दीज आर द मोस्ट अंडर डेवलप्ड रीजन्स विच रिक्वायर अटेंशन एंड केयर। नीति आयोग की रिपोर्ट से आपने स्टार्ट कर दिया, करेक्ट है। ईयर भी आपने कोट कर दिया, ठीक है। फिर एक मैप बनाओ बुंदेलखंड का, वो बहुत जरूरी है। इंटरस्टेट डिस्पैरिटी देखो कितना अच्छा मैप बनाया हुआ है। ठीक, शो करो आप यहाँ पे डेटा, अगर याद है आपको तो आप डेटा के थ्रू शो करके बताओ कि कैसे कैसे इनकम डिस्पैरिटीज हैं, क्योंकि कारण में तो नहीं आप बता सकते। मैंने बताया था ना, वैल्यू एडिशन के लिए आप क्या करोगे? आप डेटा दोगे एग्जामिनर को जीएस 3 के अंदर, अनलेस और अनटिल आप डेटा दे रहे हो, उसको पता कैसे चलेगा कि बच्चा इकोनॉमी पढ़ के आया है, अर्थव्यवस्था पढ़ के आया है? तो आप डेटा दोगे। डेटा कैसे दोगे? डायग्राम की फॉर्म में दोगे, मैप की फॉर्म में दोगे। यहाँ की पर कैपिटा इनकम आप बताओ कितनी है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, बस ईस्टर्न यूपी की कितनी है पर कैपिटा इनकम, बुंदेलखंड की कितनी है, पूर्वांचल की कितनी है, ये आप बताओ। पॉवर्टी रेट कितना है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल हाईवेज, रेलवे का पेनिट्रेशन कितना कितना है, डिस्पैरिटी शो तो करो आप कैसे कैसे है डेटा की फॉर्म में। ठीक, ये चीज आप बताओ डेटा की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में। ठीक है, चलिए कारण क्या क्या है? कारण अगेन सोचो क्या क्या हो सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, बस खोल दो। सोशल के अंदर क्या है? पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ। ठीक, इकोनॉमी के अंदर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, लेबर प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज्योग्राफिकल। तो आपको डायमेंशन जनरेट करनी है, उसके बेसिस पे आपके आर्गुमेंट जनरेट होंगे। ठीक, ज्योग्राफिकल से स्टार्ट किया इन्होंने। चलिए रेनफॉल डेफिशिएंसी, रेनफॉल डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? वाटर स्कार्सिटी होती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हैम्पर होती है। कैसे? एग्जाम्पल दे दिया कि बुंदेलखंड में इतनी इतनी रेनफॉल होती है और इतनी रिक्वायर्ड है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। पानी नहीं होगा, वाटर स्कार्सिटी होगी, तो इंडस्ट्री कहां से स्टेब्लिश होगी बताओ? भाई आप कोई भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ले लो, पेपर इंडस्ट्री ले लो, पल्प इंडस्ट्री ले लो, कोई भी इंडस्ट्री यदि आप लगा रहे हो तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट तो है ही ना। वो कहां से पूरी होगी? वो पूरी नहीं होगी तो इन्वेस्टर आएगा नहीं, कि पानी तो है नहीं, मैं करूंगा क्या जाके, इंडस्ट्री लगा के करूंगा भी क्या। ठीक, तो ये क्या करते हैं? डिटर करते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट को। ठीक, दीज आर ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट। टोपोग्राफिकल चैलेंज है बहुत सारे, अनइवन टेरेन है, रिवर है, हिल्स है, जिनकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। पठारी क्षेत्र को काट के कनाल बनाना, दिस इज अपने आप में कम्बरसम प्रोसेस है, नहीं बना सकते आप पठार को काट के। सॉफ्ट एल्यूवियल सोइल को आराम से काट सकते हैं, इसलिए कनाल इरिगेशन वेस्टर्न यूपी में ज्यादा है ईस्ट के मुकाबले। ठीक,
सोसाइटल फैक्टर कौन कौन से हैं? पॉवर्टी रेट ज्यादा है, एजुकेशनल डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, इन्वेस्टर आया, इंडस्ट्री लगाई, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, लेकिन स्किल ही नहीं है, किसी को आता ही नहीं कांच, ये सैंड से कांच बनाना आता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कैसे करना है, तो करेंगे क्या फिर इन्वेस्टर आके, इंडस्ट्री लगा के, जब आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स ही नहीं है। तो ये पॉइंट आपको लिख देने हैं, ठीक। हिस्टोरिकल फैक्टर, ठीक। वेस्टर्न यूपी हैज रिसीव्ड मोर अटेंशन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव देन दीज रीजंस। ये भी कारण है कि वेस्टर्न यूपी को स्टार्टिंग से एक एडवांटेज रहा है, इनर्शिया रहा है, वेस्टर्न यूपी के पास इनर्शियल एडवांटेज रहा है, ठीक। चलिए आपने कारण बता दिए, ठीक है। इकोनॉमिक कारण कौन कौन से हैं? इन्वेस्टमेंट, ओनली 34 प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में आए, ठीक। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट डेफिशिएंसी, लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दोनों इकोनॉमी के पॉइंट आ गए, ठीक। तो आपने कारण बता दिए, कारण को आपने सब कैटेगराइज कर दिया, ठीक। सब कैटेगराइजेशन से होता क्या है, उत्तर जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज लगता है, ऐसा लगता है कि बच्चे ने रैंडमली 10 पॉइंट रख के आया था, कुछ भी लिख दिए, ऐसा नहीं लगता है, उससे लगता है कि हाँ बच्चे ने एक फ्लो में आंसर लिखा है, ऑर्गेनाइज लिखा है और फ्लो में चलता है उत्तर, ठीक है। तो आपको ये करना है। चलिए एफर्ट्स कौन कौन से सरकार ने लिए हैं, गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम से देखते हैं। सबसे पहले बुंदेलखंड पैकेज आप लिख दो, पूर्वांचल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कृषि सिंचाई योजना, ठीक। सेक्टर वाइज भी आप खोल सकते हो चाहो तो, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा का आप लिख सकते हो, यूपी का स्किल डेवलपमेंट मिशन है, यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन, पॉलिसी इंसेंटिव्स, न्यू एफडीआई पॉलिसी जो सब्सिडी कैपिटल सब्सिडीज देती है, टैक्स एडमिशन देती है, पर्टिकुलरली इन बैकवर्ड रीजन्स ऑफ पूर्वांचल एंड बुंदेलखंड। हेल्थ एंड एजुकेशन के एफर्ट लगा रही है सरकार बहुत सारे, पूर्वांचल सेवा संस्थान। स्ट्रेटेजीज पूछा था कि आगे की राह बताइए, तो आगे की राह आप बताओ, क्या बताओगे? एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कीजिए, कैसे करोगे? थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग, और इससे होगा क्या? टू मेक श्योर कीप स्किल्ड लेबर सप्लाई टू मीट इंडस्ट्रियल डिमांड। अगर चीप लेबर होगा, दैट टू स्किल्ड लेबर, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर भी आएगा, वो भी तो आएगा ना कि यहाँ पे चलो मैं सीमेंट की फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री लगाऊंगा बुंदेलखंड रीजन के अंदर, पठारी क्षेत्र में भी, लेकिन मेरे को लेबर, पानी, ये सब तो दो, ठीक। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स आप कीजिए, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, एग्जांपल डाल दो, मेगा फूड पार्क को स्टेब्लिश करो जो एज ए रीजनल ग्रोथ पोल की तरह एक्ट करेंगे। एक डायग्राम बना दो रीजनल ग्रोथ पोल का बड़े आराम से, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, ताकि क्राइम कम हो, क्राइम घटे, क्राइम घटेंगे तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको लिख के आने हैं आंसर के अंदर, ठीक है। हेल्थ केयर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सरकार के पास भी खूब पैसा नहीं है, ठीक है, आप लिख सकते हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू मोबिलाइज कैपिटल फॉर डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन। डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन एक कीवर्ड है अपने आप में, डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अंडर डेवलप्ड एरियाज, ठीक है, ये आप लिख दो बड़े आराम से, ठीक। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, यूनिफाइड मल्टी सेक्टरल अप्रोच इन्वॉल्विंग सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर यूपी का $1 ट्रिलियन का आप वो लिख दीजिए टारगेट। मैंने बताया था ना कंक्लूजन के अंदर, आप एसडीजी कोट कर सकते हो, पिछले वाले में मैंने बताया। इसमें आप सरकार का विजन कोट करो, सरकार चाहती क्या है, ब्रॉड विजन क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, यूपी को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना, आप ये भी कोट कर सकते हो, बजट की थीम में भी आया था, उत्तर प्रदेश है सर्वोत्तम प्रदेश, ठीक, ये आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइबर टेररिज्म पोजेस अ न्यू डायमेंशन टू नेशनल सिक्योरिटी। ओके, ठीक है, मान लिया भाई, साइबर टेररिज्म पोजेस अ न्यू डायमेंशन टू नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। मेजर्स हैज इंडिया टेकन टू काउंटर दिस थ्रेट। चलिए, सजेस्ट फर्दर इंप्रूवमेंट। ये क्वेश्चन की क्या है भूमिका? चलिए, ये क्या है, कोर डिमांड जो वो पूछ रहा है,
क्या है कि सरकार ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं और फर्दर इंप्रूवमेंट आप बता दो, पहला, दूसरा, और ये भूमिका हो जाएगी मेरे क्वेश्चन की। चलिए, साइबर टेररिज्म मैंने बताया था कि जब भी कोई टेक्निकल टर्म क्वेश्चन के अंदर दी गई होती है, टेक्निकल टर्म जब भी क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी आप उसको डिफाइन कीजिए, ठीक। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं सोचना है, जस्ट डिफाइन कर देना है। इससे होगा क्या, इससे दो चीज होंगी। सबसे पहला, एक तो इंट्रो में क्या लिखूं, आपको ऐसे ऐसे नहीं करना कि क्या लिखूं, साइबर टेररिज्म का इंट्रोडक्शन कहां से स्टार्ट करूं। दूसरा, एग्जामिनर को यह पता चलेगा कि बच्चे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। आपने एग्जामिनर को इनडायरेक्टली कम स्पेस में ये बता दिया कि सर मुझे साइबर टेररिज्म पता है क्या है, होता है साइबर टेररिज्म, ठीक। उसके बाद आपने फिर बताया, ठीक। तो आप ऐसे क्वेश्चन में जहां पे भी टेक्निकल टर्म दी गई है, क्रिप्टो करेंसी, साइबर टेररिज्म, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, तो आप उन क्वेश्चंस के अंदर जीएस पेपर 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और 6 कुछ भी हो सकता है, आप वहां पे डिफाइन कर दीजिए और आगे बढ़िए। पहले एग्जामिनर को बता दो कि सर मुझे पता है, आई नो कि नए इनकम टैक्स एक्ट के क्या क्या प्रोविजन है, साइबर टेररिज्म होता क्या है, ठीक। आपने डिफाइन कर दिया साइबर टेररिज्म, ऑल्सो नोन एज डिजिटल टेररिज्म, disruptive attacks by recognized terrorist organization against computer system with the intent of generating alarm, panic और physical disruption of information system। आपने डिफाइन कर दिया, ठीक। चलिए, साइबर टेररिज्म, ठीक, न्यू थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, ठीक। सब हेडिंग को बॉक्स कर दो। कैसे, ये कैसे एक नई डायमेंशन है नेशनल सिक्योरिटी के प्रति, ठीक। नेशनल सिक्योरिटी के अंदर अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी के डायमेंशंस पता है तो आप इजीली पॉइंट जनरेट करके लिख दोगे। कैसे लिखोगे, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या आता है। अगर आप भागीरथ का कंटेंट देखेंगे तो उसमें नेशनल सिक्योरिटी के अंदर दो तरीके से चीजें होती है, मिलिट्री एलिमेंट्स और नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स, दोनों को कंबाइन करके आप लिख दो, आपका कंटेंट भी डाइवर्सिफाइड रहेगा, ठीक। डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, साइबर अटैक बढ़ रहे हैं, फिशिंग अटैक, मालवेयर अटैक, ठीक। एग्जाम्पल दे दो यहाँ पे, आप किस चीज का एग्जाम्पल दे दो। अगर प्रीलिम्स का पढ़ा होगा तो वानाक्राई पूछा था 2018 में यूपीएससी ने, और अब तो उत्तर प्रदेश आयोग भी उन्हीं के राह पे निकल पड़े हैं, लिख दो वानाक्राई। पेगासस पढ़ा होगा न्यूज में, पेगासस स्पाईवेयर, लिख दो एग्जाम्पल पेगासस, ठीक। या फिर नहीं पढ़ा है तो डेटा लिख दो। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वीक साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, राइजिंग रैंसमवेयर एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक। ये सारे पॉइंट्स आप लिखो कि कैसे साइबर टेररिज्म एक नई डायमेंशन है। इसके अलावा आप लिख सकते हो प्राइवेसी डेटा, प्राइवेसी वायलेशन, डेटा लीक्स, ठीक। ये सब चीजें आप लिख सकते हो। डीप फेक था, है ना, हाँ, डीप फेक वीडियोस या डीप फेक इमेजेस, जिसकी वजह से क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट। तो ये सब पॉइंट्स आप लिखो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, ठीक। मेजर्स इंडिया ने कौन कौन से लिए हैं इसको काउंटर करने के लिए, वो आपको बताना है, ठीक। चलिए, देखिए, मेजर्स को आप 2-3 में तोड़ो। सबसे पहले लीगल मेजर कौन कौन से हैं, फिर टेक्निकल मेजर कौन कौन से हैं, ठीक। इस तरीके से सब कैटेगराइज कीजिए। इंस्टेड ऑफ राइटिंग के आप 6 से 7 पॉइंट रैंडमली लिख दो, आप 2-2, 3-3 के सब कैटेगरी बनाओ और फिर सब कैटेगराइज करके आप आंसर को लिखो, ठीक। कि लीगल मेजर कौन कौन से हैं, इंस्टीट्यूशनल मेजर कौन कौन से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल टेक्निकल मेजर्स कौन कौन से हैं, ठीक। लीगल कौन कौन से हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, आईटी एक्ट आप लिख सकते हो, ये भी तो है आईटी एक्ट। इंस्टीट्यूशनल कौन कौन से हैं, सर्टिन प्रीमियर पॉलिसी, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है साइबर सिक्योरिटी के लिए, NCIIPC, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर स्वच्छता केंद्र और साइबर सिक्योरिटी क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल्स इन डिस्ट्रिक्ट्स। इसके अलावा I4C है एक। देखिए, ये डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक। आप 4 लिख दो, मैं दूसरे 4 लिख दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन की कोर डिमांड के साथ। इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे कैसे हो रहा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग विद इंटरपोल, ठीक है, इंडो यूएस साइबर फ्रेमवर्क, बुडापेस्ट कन्वेंशन, ठीक। ये सब चीजें आप लिख सकते हो। हालांकि भारत अभी बुडापेस्ट कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, तो बेटर है कि आप इसको कंक्लूजन में लिखो, ठीक।
तो मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षित भारत, एआई बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन, नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब। फर्दर इंप्रूवमेंट रिकमेंडेशन क्या क्या होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर टेररिज्म को कम करने के लिए। आप यहाँ पे कमेटी लिखो, क्या लिखोगे? गुलशन राय कमेटी, एपी शाह कमेटी, ठीक। इनको आप कोट कीजिए कि गुलशन राय कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस दिए हैं, ठीक है, एपी शाह कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस दिए हैं, आप ये सब लिखिए इसके अंदर, ठीक। उससे क्या होता है, वैल्यूएडिशन तो होता ही है उत्तर के अंदर, साथ ही क्रेडिबिलिटी भी आती है आपके पॉइंट में, ठीक है। आप खुद से लिख दो कि साइबर लॉ को स्ट्रेंथन करो, इंस्टेड आप लिखो गुलशन राय कमेटी ने ऐसा सजेस्ट किया है कि नए साइबर सिक्योरिटी के लिए डेडिकेटेड पॉलिसी लेके आओ, अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को अपग्रेड करो, ठीक, एज पर गुलशन राय कमेटी। ब्रैकेट में नाम लिख दो गुलशन राय कमेटी का ना, ठीक। अपडेटिंग आईटी एक्ट टू एड्रेस इमर्जिंग थ्रेट्स, करेक्ट है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी विद ए फोकस ऑन जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, करेक्ट। वर्क्स फॉर ट्रेनिंग, किस लिए? टू क्रिएट साइबर आर्मी। अब ये जो कीवर्ड है ये आपके उत्तर में होना चाहिए, साइबर आर्मी, ठीक। साइबर सिक्योर नेशनल साइबर डिफेंस एजेंसी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये तो लिख ही देना है GS3 के अंदर कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है, ठीक। साइबर डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये 2 पॉइंट तो जाने ही चाहिए कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंदर कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाओ और PPP को लेके आओ आप इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ठीक। चलिए, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कमेटी 2020 की रिकमेंडेशंस पे आप कंक्लूड कर दोगे। आप चाहो तो गुलशन राय कमेटी पे, आप चाहो तो एपी शाह कमेटी के 9 प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइवेसी पे, ठीक। इनमें से किसी भी चीज पे कंक्लूड कर सकते हो, लेकिन ये मेरी तरफ से पर्सनली आई एम रिकमेंडिंग, मैंडेटरी है कि आप इसको कमेटी पे ही कंक्लूड करें, ठीक, वैल्यू एडिशन के लिए, ठीक। और इंटरनल सिक्योरिटी के उत्तरों में आप मैप बनाइए, जो बनाना जरूरी है, ठीक। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर अगर मैप नहीं बना सकते तो डायग्राम बनाओ कोई भी, जिसमें आप एक्स्ट्रा शो करोगे, एक्स्ट्रा सब पार्ट हो सकता है, एक्स्ट्रा नॉलेज हो सकती है आपकी, लेकिन कुछ भी जो क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं पूछा है लेकिन रिलेटेड है, उस कोर थीम के आसपास की चीज है, वो आप लिखोगे, ठीक। इसके अलावा यदि किसी क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो आप अपनी साइड से गवर्नमेंट के मेजर्स आप लिख दो डायग्राम की फॉर्म में, 4 से 5, 3 से 4 लिख दो, 8 मार्क करे तो 3 से 4 गवर्नमेंट की स्कीम के नाम आप लिख दो या फिर मेजर्स आप लिख दो, अगर पूछे नहीं है डायरेक्टली तो, कि सरकार क्या कर रही है इन सब के लिए, ठीक है। और कंक्लूजन में आप कमेटी का नाम लिखेंगे ही लिखेंगे, भले ही वो नक्सलिज्म का क्वेश्चन हो तो शेखर बंदोपाध्याय कमेटी जानी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है तो उसमें गुलशन राय कमेटी जानी चाहिए, बुडापेस्ट कन्वेंशन जाना चाहिए, कोई भी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक। आप इसको कोट कर देंगे अपने उत्तर के अंदर वैल्यू एडिशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 12 मार्क का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। चलिए देखिए, चलिए नीति आयोग का क्वेश्चन है, 12 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ी सी अप्रोच चेंज करेंगे, ठीक है। 12 मार्क का क्वेश्चन में जनरली अपन ट्राई करेंगे कि 3 सब पार्ट अपन बनाएं, भले क्वेश्चन में 1 सब पार्ट हो, 3 से ज्यादा अगर हैं तो इट इज बेनिफिशियल फॉर अस ओनली, ठीक है, ये हमारे लिए बेनिफिट की बात है अगर ज्यादा सब। चलिए अगेन अप्रोच सेम रहेगी, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन के, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कितने सब पार्ट हैं, और डायरेक्टिव वर्ड बताएगा क्वेश्चन का फ्लो कैसे चलेगा, करेक्ट। चलिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग MPI, poverty has reduced in India but challenges still remain in the way of achieving SDG goals and better living standard, comment, ठीक। चलिए पूरा स्टेटमेंट है, ठीक है, भूमिका नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं पूछ रहा है, इसी में बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट पे कमेंट कीजिए कि पॉवर्टी कम तो हुई है भारत के अंदर, लेकिन SDG गोल्स को अचीव करने में और अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड को अचीव करने में अभी भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस बने हुए हैं, ठीक। चलिए नीति आयोग एज द नोडल एजेंसी फॉर MPI रिस्पॉन्सिबल, नीति आयोग से डिफाइन कर दिया, ठीक है, चलेगा। इंडिकेटर्स ऑफ MPI, क्यों? क्योंकि MPI की क्वेश्चन के अंदर बात हुई थी कि नीति आयोग की MPI, तो इसको भी इन्होंने एड्रेस किया है, ठीक। ये होता है तरीका कि क्वेश्चन को ब्रेक कर दो, ज्यादा से ज्यादा छोटे से छोटे सब पार्ट को आप एड्रेस करो क्वेश्चन के, ठीक है, इट विल ऐड वैल्यू टू द आंसर, ठीक।
चलिए, एमपीआई के वेटेज बता दिया और डायग्राम भी ऐड हो गया। पॉवर्टी रिड्यूस हुई है भारत के अंदर, उसका डेटा बताया कि इतने इतने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लोग थे, इतने लोग भारत ने कम कर दिए, ठीक है, इतने लोग आउट ऑफ पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से भारत ने बाहर निकाल ली, ठीक। पॉवर्टी हेड काउंट रेशो, ठीक, कहां पे स्टीपेस्ट डिक्लाइन हुआ और ऐसा मैप बना दिया, ठीक है। ये आप लोगों को डेटा से जस्टिफाई कर देना है कि पॉवर्टी हैज बीन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली इन इंडिया। चलिए, challenges still remain in the way of achieving SDG goals and better living standard, ठीक। चलिए, कौन कौन से चैलेंजेस हैं? सबसे पहला, एसडीजी पे ही तोड़ दो आप पूरे उत्तर को। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी रिमेन कंसर्न अफेक्टिंग SDG 2 and SDG 3। एग्जांपल, हाई लेवल ऑफ एनीमिया, 57% ऑफ वुमेन आर एनेमिक। आप यहाँ पे स्टंटिंग, वेस्टिंग, ठीक, इसका भी डेटा दो। हिडन हंगर का भी डेटा दो। माल न्यूट्रिशन की बात हुई है ना, तो हिडन हंगर का भी डेटा दो आप यहाँ पे। वर्ल्ड ये क्या बोलते हैं, हंगर रिपोर्ट, ठीक है, जो निकाली जाती है, उसका आप डाल दो कि इंडिया सीवियर कैटेगरी के अंदर है, भी स्कोर 27 समथिंग का स्कोर है। सीवियर कैटेगरी के अंदर भारत है, सीरियस कैटेगरी के अंदर भारत है, ठीक। क्वालिटी एजुकेशन, लर्निंग आउटकम्स पुअर है बहुत ज्यादा, ठीक, ऐसा रिपोर्ट के अनुसार। जॉब क्रिएशन एंड वाइडनिंग इनइक्वालिटी, जिनकी वजह से SDG 5, ठीक। वेज डिस्पैरिटीज, वेज गैप, SDG 5, SDG 8, ठीक है, इनको अचीव करने में चैलेंजेस हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा था SDG को अचीव करने में चैलेंजेस है, तो आप क्वेश्चन को SDG पे ही तोड़ दो, ठीक। अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक। तो ये सारे पॉइंट आप लिख देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर कि इनको अचीव करने में अभी भी कौन कौन से चैलेंजेस बने हुए हैं, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे वे फॉरवर्ड बेस्ड कंक्लूजन, ठीक, क्योंकि वे फॉरवर्ड पूछा तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन अगर आपने इतने सारे इश्यूज ओपन करे हैं, चैलेंजेस यदि आपने इतने सारे ओपन करे हैं, तो उनका सोल्यूशन भी बताना एज ए सिविल सर्वेंट आपकी जिम्मेदारी है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इन चैलेंजेस के कुछ सोल्यूशन भी बताओ, इररिस्पेक्टिव उसने पूछा है या नहीं पूछा है, ठीक। चलिए, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी पे आपने कंक्लूड कर दिया और क्या बोला कि यूनिवर्सलाइजेशन करो बेसिक सर्विसेज का, ठीक है, टारगेटेड डिलीवरी करो वेलफेयर स्कीम्स की, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कीजिए, विल बी द की टू अचीव हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल इंडियंस, ठीक। सिंपल सा उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन,